नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 को ध्यान में रखते हुए हमने एक सीरीज़ की शुरुआत की है जिसके तहत हम 300 से ज़्यादा टॉपिक्स कवर करेंगे। मैक्सिमम 330 के आसपास टॉपिक्स हो सकते हैं और मिनिमम 300 टॉपिक्स। ठीक है, ये वो टॉपिक्स हैं जहां से इस बार प्रश्न पूछे जाने की सबसे ज़्यादा संभावना है। इसकी पीडीएफ नोट भी मिल रही है। यह चैनल जो है यूपीएससी और यूपीपीसीएस को ध्यान में रख के बनाया गया है। अगर आप यूपीपीसीएस की तैयारी करते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो ये इस सीरीज़ की पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएगी। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं ना जो यूपीपीसीएस की भी तैयारी कर रहे हैं और यूपीएससी की भी, इसलिए मैंने कह दिया। अगर सिर्फ यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसकी नोट आपको 1 मई के बाद मिलेगी। ठीक है, आपने थंबनेल पे पढ़ा है कि लोकसभा के बारे में हम पढ़ने वाले हैं और सामने लिखा हुआ है संसद। संसद के बारे में मैंने थोड़ा सा लिख दिया था जब मैं नोट तैयार कर रहा था, लेकिन मेन मुद्दा है लोकसभा। अब लोकसभा के बारे में दो तीन तरह की बातें हैं। एक तो नॉर्मल एक परिचय जहाँ से क्वेश्चन आता है, लोकसभा के अध्यक्ष को लेकर हम बात करेंगे, इसके बाद उपाध्यक्ष की बात करेंगे। इसके अलावा जो इससे जुड़ी हुई वीडियो आएगी अगली, जिसमें हम बात करेंगे राज्यसभा के बारे में और लोकसभा तथा राज्यसभा की तुलना कर लेंगे। तो ये जो टॉपिक है कवर हो जाएगा। लेकिन संसद सिर्फ इतनी सी बात नहीं है, संसद में और भी चीज़ें हैं, उनको हम अलग अलग तरीके से कवर करेंगे। जैसे कि कितने तरह के विधेयक होते हैं, उनकी क्या खासियत है, खासतौर से धन विधेयक से प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको हम अलग से कवर करेंगे। ठीक, एक आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो दोस्त आपके यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं आप उन्हें इस सीरीज़ के बारे में बताइए, ताकि कम से कम वो प्री निकाल के मेंस में बैठने के लायक हो जाएं। बहुत सारे दोस्त प्री ही नहीं निकाल पा रहे हैं तो मेंस में और फाइनल सिलेक्शन में उनका नाम कैसे आएगा। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं संसद की। थोड़ी सी बातें आप समझ लीजिए। ये जो है ना, संविधान के अनुसार भारत की संसद के 3 अंग है। स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में इस तरह की बातें पूछ ली जाती हैं। 3 अंग है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। क्वेश्चन अगर यहाँ से पूछा जाए तो आप क्या जवाब देंगे। 1954 में राज्य परिषद और जनता का सदन, इनके स्थान पर क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा शब्दों का इस्तेमाल किया गया। समझ रहे हैं, इसके पहले राज्यसभा को राज्य परिषद कहते थे और लोकसभा को जनता का सदन कहते थे। आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ें हैं इसमें। मैंने एक जगह बताया था कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग क्यों है। ठीक है, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता और ना ही वह संसद की बैठक में भाग लेता है, लेकिन राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। इसकी वजह यह है कि संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक अधिनियम नहीं बनता, कानून नहीं बनता जब तक कि उनका सिग्नेचर न मिल जाए। समझ रहे हैं, तो उसका उस हिसाब से भी अभिन्न अंग है और भी बहुत सारे काम हैं। ठीक, बात करते हैं मेन मुद्दे की। मेन मुद्दा है आज का लोकसभा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक करके समझते हैं। कुछ बेसिक बातें हैं, अधिकतम संख्या इतनी होती है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन बना लिए जाते हैं ना कि जहाँ पे आपको परसेंटेज निकालने की ज़रूरत पड़ जाती है, गेस करने की ज़रूरत पड़ जाती है। जैसे मान लीजिए कहा जाता है कि कोरम पूरा होना चाहिए 10% पे, और ऐसा स्टेटमेंट बनाया गया है जिसमें कहा गया है कि जो है इतने सदस्य हों तो कोरम पूरा माना जाएगा। तो वहाँ पे आपके पास दूसरी इन्फॉर्मेशन है कि 10% कम से कम होना चाहिए। तो किसका 10%, वहाँ इनडायरेक्टली ये जो संख्या है काम आती है। ठीक, राज्यों से इतने होते हैं, संघ राज्य क्षेत्रों से 20 प्रतिनिधि होते हैं, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, एक नई चीज़ हुई है, अभी बदलाव हुआ है। क्या है कि जनवरी 2020 में संसद ने एक कानून बनाया। इसके पहले ऐसा था कि एंग्लो इंडियंस को सीटें आरक्षित उनके लिए की गई थी। ठीक है, और इस कानून के तहत वो व्यवस्था हटा दी गई। क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, 2019 में एक विधेयक आया था, 126वां संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है, और संशोधन की बात करेंगे तो 104वां, 104था, जो भी कहिए, 104 संवैधानिक संशोधन अधिनियम। अधिनियम ये विधेयक है, ये अधिनियम है, दोनों में अंतर समझ रहे हैं ना। अधिनियम का मतलब ये होता है कि कोई कानून बन चुका है, संसद के द्वारा पारित हो चुका है, राष्ट्रपति ने अपनी इजाज़त दे दी है, सिग्नेचर कर दिया, तो वो अधिनियम बन गया है। उसके पहले वो विधेयक होता है, बिल होता है, उसके बाद एक्ट बन जाता है। ठीक, तो ये जो है इसके तहत वो जो मनोनीत करने की बात थी ना लोकसभा में एंग्लो इंडियन को, उनको हटा दिया गया। पूछा जा सकता है। अब देखिए, परिचय में कुछ और बातें। राज्यसभा की तरह लोकसभा स्थायी सदन नहीं है। राज्यसभा की तरह का क्या मतलब, राज्यसभा स्थायी सदन है, राज्यसभा का विघटन नहीं होता, उसके मेंबर्स आते जाते रहते हैं। उसके बारे में हम बात करेंगे राज्यसभा की जब बारी आएगी तो। ठीक,
सामान्य तौर पर इसकी अवधि आम चुनाव के बाद पहली बैठक से लेकर 5 वर्ष के लिए होती है। हालांकि राष्ट्रपति चाहे तो 5 साल से पहले भी इसे विघटित कर सकते हैं और इसके खिलाफ न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। आगे और कौन सी बात जानने लायक है इसमें? लोकसभा की अवधि आपातकाल की स्थिति में, आपातकाल हमने पढ़ा है, जाके देखिए, याद करिए, आपातकाल की स्थिति में एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है, लेकिन इसका विस्तार किसी भी दशा में आपातकाल खत्म होने के बाद 6 महीने से अधिक की अवधि के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता। अब ये 1 वर्ष कर करके कितनी बार बढ़ा सकते हैं, इसकी लिमिट नहीं है, लेकिन आपातकाल ख़त्म हो गया तो इसकी अवधि जो है 6 महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि 6 महीने के अंदर ही चुनाव हो जाने चाहिए और नई लोकसभा का गठन हो जाना चाहिए। समझ रहे हैं? ये कंसेप्ट भी है और फैक्ट भी है। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में सदस्य बनने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने लिख दी यहाँ पे, आप तुलना भी कर सकते हैं। लोकसभा में सदस्य बनना है तो किसी व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। राज्यसभा में सदस्य बनना है तो 30 वर्ष, पंचायत चुनाव में भाग लेना है 21 वर्ष होना चाहिए, राष्ट्रपति बनना है तो 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति बनना है तो 35 वर्ष। एक आंकड़ा बहुत काम का है। 2020 में या 19 में यूपीएससी ने पूछ लिया था, उसमें उम्र को लेकर के वोट मतदान से संबंधित एक स्टेटमेंट बना दिया था, और ये बात आपको नहीं पता है तो आप वहाँ पे गच्चा खा जाएंगे। एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, पिछले कुछ सालों में ना गलत दिशा दी गई है कि यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल है, समझदारी पे आधारित है। ऐसा नहीं है। यूपीएससी में ना 50% से ज़्यादा क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अगर आपको तथ्य का पता नहीं है तो आप कुछ समझ नहीं पाएंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको समझ भी आनी चाहिए चीज़ों को, अगर आपने समझा है तो बहुत अच्छे से कर पाएंगे, लेकिन फैक्ट नहीं तैयार है ना तो वहाँ भी कुछ नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। वहाँ मिक्स होता है फैक्ट और कंसेप्ट दोनों। किसी सदस्य की अयोग्यता, निरर्हता, ये जो शब्द है ना बोलने में कभी कभी दिक्कत होती है। निरर्हता, अयोग्यता, कहने का मतलब ये है कि ये व्यक्ति अब योग्य नहीं है, इसको हटाना है। तो इसके संबंधी प्रश्न पर राष्ट्रपति का फैसला अंतिम होता है। यदि राष्ट्रपति मतलब यद्यपि राष्ट्रपति का निर्वाचन आयोग से राय लेकर उसके तहत काम करना चाहिए राष्ट्रपति को। इसको मैं ठीक कर दूंगा। कहने का मतलब ये है, सिंपल सा स्टेटमेंट बनता है कि कोई व्यक्ति संसद में, लोकसभा में आया है और किसी भी वजह से, मान लेते हैं कि वो गलत तरीके से चुन के आया था या नियमों का कोई ऐसा नियमों का सेट है जिसका उल्लंघन किया उसने, उसे हटाना है तो राष्ट्रपति हटाते हैं। और कैसे हटाते हैं? जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनसे सलाह करके, निर्वाचन आयोग से सलाह करके। लेकिन एक चीज़ और है कि अगर मामला दल बदल का है, यानी कि व्यक्ति लोकसभा में है और उस पर पाया जाता है कि इस व्यक्ति ने दल बदल किया है। आपको पता है ना दल बदल कानून के बारे में? नहीं पता है कि वीडियो है मेंस का, जाकर देखिए, बहुत अच्छा है। दल बदल का मामला है तो 10वीं अनुसूची के तहत इस पर अंतिम फैसला कौन करेंगे? अध्यक्ष करेंगे, लोकसभा के अध्यक्ष। ये 10वीं अनुसूची बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार यहाँ से क्वेश्चन आए हैं, जिसको आप ध्यान में रखिएगा। तो इस पर अंतिम फैसला लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। सामान्य बात है तो राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है। चलिए ये देखिए, अब आते हैं पीठासीन अधिकारी पर, जो कि हैं लोकसभा के अध्यक्ष। जब लोकसभा का चुनाव हो जाता है तो चुनाव के बाद जो पहली बैठक होती है, उस बैठक में सदस्यों के बीच से, जो सदस्य वहाँ पे हैं उनके बीच से अध्यक्ष का चुनाव होता है, और चुनाव की जो तारीख है वो राष्ट्रपति तय करते हैं कि कब चुनाव होगा इनका। ठीक है। आगे चलते हैं, इसी में कुछ और बातें हैं। ये जो, अगर मान लीजिए काम कर रहे हैं, त्यागपत्र देने का मूड हो गया तो क्या करेंगे? उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देते हैं। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति को त्यागपत्र नहीं देते। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देंगे, और जब उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र देना चाहें तो वो अध्यक्ष को देंगे। ठीक है। एक चीज़ यहाँ ध्यान रखने वाली है कि 14 दिन पूर्व सूचना देकर लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के विशेष बहुमत से इन्हें हटाया जा सकता है। किन्हें? लोकसभा के अध्यक्ष को। इस प्रक्रिया पर विचार करने या चर्चा करने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन जरूरी है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। पूछा जा सकता है कि लोकसभा के अध्यक्ष को हटाना है पद से, एक प्रस्ताव आया है, तो उस प्रस्ताव को कितने लोगों का समर्थन मिलना चाहिए, तभी आगे बात बढ़ेगी। 50 सदस्य। ठीक है जी। अब देखिए, हटाने की बात हो रही है तो एक चीज़ और जानने वाली है। जो उसे हटाने का संकल्प
जब उसे हटाने का संकल्प विचाराधीन होगा तो वह पीठासीन नहीं रहता, यानी कि उस समय वो अध्यक्ष के रूप में काम नहीं करेंगे। लेकिन लोकसभा में बोलने और कार्रवाई में भाग लेने का उसे अधिकार होता है। बहस चल रही है उनको हटाने को लेकर के, तो उस समय वो अध्यक्ष नहीं है, लेकिन आम एक सदस्य के तौर पे लोकसभा में रहेंगे, अपनी बात रख सकते हैं, कार्रवाई में भाग ले सकते हैं और ऐसी स्थिति में मत देने का भी अधिकार होगा। हम तुलना करेंगे उस समय राज्यसभा के सभापति से। जब राज्यसभा के सभापति को हटाने की प्रक्रिया चल रही होगी ना, तो वो मत नहीं दे सकते, ये यहाँ पे मत दे सकते हैं। ठीक है, जैसे वोटिंग चल रही है कि कितने लोग चाहते हैं कि अध्यक्ष को हटा दिया जाए, तो उसमें से कुछ लोग हाँ कहेंगे, कुछ लोग ना कहेंगे। तो इस दौरान जो तत्कालीन अध्यक्ष हैं वो वोट दे सकते हैं कि ना हम नहीं हटना चाहते। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि मामला 50-50 का हो गया, तो उस समय अध्यक्ष नहीं, मतलब जो व्यक्ति अध्यक्ष था जिसको हटाए जाने की बात चल रही है, बराबरी के मामले में वोट नहीं देंगे। अभी वोटिंग चल रही है तब ठीक है, लेकिन मामला 50-50 का है तो निर्णायक मत नहीं देंगे। अदरवाइज़ ये निर्णायक मत देते हैं। जैसे मान लीजिए कि सदन में चर्चा हो रही है, कोई कानून बन रहा है और वोटिंग की ज़रूरत पड़ गई और मामला 50-50 का है, तो कौन व्यक्ति आके उसको आगे पीछे करेगा भाई, बैलेंस कौन बनाएगा? तो क्या करेंगे, निर्णायक मत देते हैं, जिसे मतलब हाँ में कह दें तो भाई एक वोट बढ़ जाएगा, ना में कह दें तो फिर भी इनका वो हो जाएगा, मतलब बहुमत हो जाएगा और फैसला ले लिया जाएगा। तो यहाँ पर निर्णायक मत नहीं दे सकते, बाकी जगहों पे देते हैं। वोटिंग में ये मत दे सकते हैं। आगे चलते हैं। जब लोकसभा विघटित होती है, काफ़ी गलतियाँ हैं इसमें, काफ़ी नहीं है, 2-3 जगह मैं ठीक कर दूंगा। जब लोकसभा विघटित होती है तो भी अध्यक्ष अपना पद नहीं छोड़ता। अभी जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रिकॉर्ड करने के तुरंत बाद ये जो है मैं इसको ठीक कर दूंगा जहाँ जहाँ पे एक चीज़ें हुई हैं। ठीक, तो लोकसभा विघटित हो गई, चाहे राष्ट्रपति ने विघटित कर दिया या फिर कोई और बात थी। हालांकि कोई और बात क्या हो सकती है, दूसरी बात यही है कि 5 साल पूरा हो गया है। ठीक है, तो लोकसभा विघटित हो जाती है, पद नहीं छोड़ते हैं, नई लोकसभा की बैठक तक ये पद पर बने रहते हैं। इस पर क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा इसको। सदन में निर्णायक मत देते हैं, पता है आपको, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। संयुक्त बैठक अगर हो जाए, इस पर क्वेश्चंस कई बार आए हैं यूपी पीसीएस में भी और यूपीएससी में भी। संयुक्त बैठक अगर हो जाए तो अध्यक्ष कौन रहेंगे? उस समय लोकसभा के अध्यक्ष ही संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। संयुक्त बैठक का मतलब ये है कि कोई कानून है, साधारण विधेयक का कोई मामला है और सहमति नहीं बन पा रही है लोकसभा में और राज्यसभा में, तो इन दोनों को राष्ट्रपति कहते हैं ऐसा है, साथ में बैठिए फैसला करिए। साथ में बैठते हैं और वहाँ पे उसको कह देते हैं संयुक्त बैठक। उसके जो अध्यक्ष होंगे वो होंगे लोकसभा के अध्यक्ष, और वो जो पूरी कार्रवाई चलती है वो लोकसभा के नियमों के अनुसार ही चलती है। जाहिर सी बात है, लोकसभा में ज़्यादा लोग हैं, राज्यसभा में कम लोग हैं। जब संयुक्त बैठक होगी तो जीत तो लोकसभा की ही होनी है, लेकिन ये प्रक्रिया है। ठीक, अच्छा, यह तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं। धन विधेयक से संबंधित कई बार क्वेश्चन पीसीएस में यूपीएससी द्वारा पूछे गए हैं, मतलब ये पीसीएस में भी पूछे गए हैं और यूपीएससी द्वारा भी पूछे गए हैं। ठीक है, नहीं तो इसका कुछ और मतलब निकल जाएगा, पीसीएस में यूपीएससी द्वारा पूछे गए, ऐसा नहीं, मतलब पीसीएस में भी पूछे गए हैं, यूपीएससी ने भी पूछे हैं धन विधेयक से। ठीक है, क्या है कि लोकसभा अध्यक्ष के पास ये अधिकार है कि कोई विधेयक आया, कोई बिल आया, तो ये तय करेंगे कि ये धन विधेयक की कैटेगरी में आएगा कि सामान्य विधेयक की कैटेगरी में आएगा। समझ रहे हैं? हालांकि सामान्य विधेयक की कैटेगरी में तो है ही अपने आप, लेकिन धन विधेयक कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा ये तय करेंगे लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है, अगर इसमें नहीं है तो सामान्य विधेयक है, और बाकी जो संविधान संशोधन विधेयक होता है उसकी तो बात अलग होती है, वो तो मेंशन रहता है। ठीक है, जब हम विधेयक पढ़ेंगे ना वो सब क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दल बदल के मामले में किसी सदस्य की निरर्थक के प्रश्न पर निर्णय लेता है। हालांकि एक चीज़ अभी तो हमने ऊपर बात किया था ना, हालांकि अध्यक्ष के निर्णय को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट इज दिस, कि आपको ध्यान रखना है कि अधिकार तो दे दिए गए हैं कि आप दल बदल के मामलों में तय कर सकते हैं कि इस व्यक्ति को पद से हटा देना चाहिए, सदस्य नहीं रहेगा सदन का, लेकिन वह व्यक्ति न्यायालय में जा सकता है और कह सकता है कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, इस पर सुनवाई होनी चाहिए, और होती है। ठीक है जी। अच्छा, कुछ समितियां हैं, संसद की समितियां, इन पे हम बात करेंगे। उन समितियों के अध्यक्ष चुने भी जाते हैं और कुछ समितियों में ये जो पीठासीन अधिकारी हैं खुद अध्यक्ष होते हैं। जैसे कार्य मंत्रणा समिति जो तय करती है कि कब कब कौन सा काम होगा। ठीक है,
नियम समिति जो लोकसभा के नियमों से संबंधित बात करती है, बताती है नियम में क्या संशोधन की जरूरत है। और सामान्य प्रयोजन समिति, इनके अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष स्वयं होते हैं। ठीक है जी। चलिए अब थोड़ी सी बात करते हैं उपाध्यक्ष की, इनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पद है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। उपाध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष के बाद उपाध्यक्ष को चुना जाता है, और इसके चुनाव की तारीख कौन तय करेगा? अध्यक्ष तय करेंगे, ध्यान रखिएगा, अध्यक्ष तय करेंगे। अच्छा, अध्यक्ष की ही तरह उपाध्यक्ष भी सदन के जीवन पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। इसका अर्थ ये है कि जब तक सदन रहेगा तब तक ये भी रहेंगे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर वो सदस्य ना रहें, यदि सदन का सदस्य ना रहें तो अपना त्यागपत्र दे देंगे। ठीक है, और ये अध्यक्ष के मामले में भी है कि जब आप संसद के सदस्य ही नहीं रहे तो अध्यक्ष किस बात के, क्योंकि सामान्य नियम क्या था कि सदस्यों में से ही एक व्यक्ति अध्यक्ष बना है, और वो व्यक्ति मूल रूप से सदस्य नहीं रहा तो अध्यक्ष रहने के लायक भी नहीं है। ठीक है, चलिए अगली बात क्या है कि यदि वह सदन का सदस्य ना रहे तो अपना पद छोड़ सकते हैं, या अध्यक्ष को त्यागपत्र दे दें तो भी छोड़ सकते हैं, या 14 दिन पहले लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से सूचना देकर उन्हें हटाया जा सकता है। ठीक है, इस समय वो पद त्याग देंगे। 3 कंडीशन है, और इसी तरह की कंडीशन उनके साथ भी है, लोकसभा के अध्यक्ष के साथ भी। चलिए एक बात समझ लेने लायक है कि अध्यक्ष के बाद उपाध्यक्ष का पद है, इसका मतलब ये नहीं है कि उपाध्यक्ष अध्यक्ष के अधीन है। स्टेटमेंट बनाया जा सकता है, अधीन नहीं है, ये अपने आप में स्वतंत्र पद है। ठीक है, और ये प्रत्यक्ष रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं उपाध्यक्ष, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट पद है। आगे देखिए इन्हीं से संबंधित, इसके पास एक विशेष अधिकार है, जो उपाध्यक्ष जो व्यक्ति बनता है उसके पास एक विशेष अधिकार है। जब भी वह किसी संसदीय समिति का सदस्य बनाया जाता है तो वह स्वाभाविक रूप से उसका सभापति बन जाता है, मतलब उसका अध्यक्ष बन जाता है। समझ रहे हैं, जिस समिति का मेंबर बनाया जाएगा उपाध्यक्ष को, वो उसका अध्यक्ष बन जाएगा। ठीक, अच्छा, जब वह पीठासीन होता है तो पहली बार में मत नहीं दे सकता। आपने देखा होगा, अगर आप लोकसभा टीवी, अभी संसद टीवी होगे, आप देखते होंगे, तो आप देखिए एक तो मेन चेहरे होते हैं कि आपने जान लिया कि लोकसभा के वर्तमान में अध्यक्ष ये हैं, लेकिन रेगुलर टीवी देखिए वो वाला, जब चर्चा होता है, सत्र चलता है तब, तो किसी दिन कोई और व्यक्ति बैठे हैं, किसी दिन कोई और व्यक्ति बैठे हैं, कभी उपाध्यक्ष बैठे हैं। समझ रहे हैं, तो मान लेते हैं कि चर्चा हो रही है और सामने वाली सीट में एक व्यक्ति बैठा है, इसका मतलब यह है कि वो पीठासीन, इस समय वो पीठासीन है, वो बैठे हैं और उनकी अध्यक्षता में काम चल रहा है। तो जब वो पीठासीन होंगे तो पहली बार में मत नहीं देंगे। पहली बार में मत नहीं देने का क्या मतलब, वोटिंग हो रही है तो पहले नहीं कहेंगे ना हम देंगे, ऐसा नहीं है। जब बराबरी का मामला होगा तब मत दे सकते हैं। ठीक है, आगे, संसद इनके वेतन और भत्ते तय करती है, जो संचित निधि पर भारित होता है। भारत की जो संचित निधि है, भारत की कितनी निधियां हैं इसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए, संचित निधि या आकस्मिक निधि। ठीक है, इसके बारे में। अच्छा, एक और बढ़िया बात है, यहाँ से ध्यान रखिएगा, 11वीं लोकसभा में इस बात पे आम सहमति बन गई। क्वेश्चन का एक मैं सीरीज चलाऊंगा, बड़ा मजा आएगा आपको, कि पॉलिटी के क्वेश्चंस को प्री में आप कैसे हल करेंगे। बहुत कुछ ऐसा है जो आप जाने अगर, तो बिना पढ़े भी आप बहुत सारे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, ये बात मैंने सामान्य तौर पर लिख दी है कि 11वीं लोकसभा से इस पर सहमति हुई कि अध्यक्ष सत्ताधारी दल से होंगे और उपाध्यक्ष मुख्य विपक्षी दल से होंगे, ये सहमति है। लेकिन यूपीएससी इस पर क्वेश्चन बनाएगी तो इस तरह से लिखा जा सकता है कि संविधान में ये बात लिखी गई है कि ऐसा ऐसा होगा, संविधान में नहीं लिखा है, ये बात संविधान में नहीं लिखी है। नए चैनल पे जो IAS मास्टरमाइंड है उस पर मैंने एक वीडियो डाला है, तुक्का मास्टर के नाम से उसका थंबनेल है, आप देखेंगे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, वहाँ ये बात मैंने बताई है। ठीक है, अच्छा, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद धारण करते समय कोई अलग से शपथ नहीं लेते। आज PCS का मैं MCQ हल कर रहा था, जब आपको वीडियो मिल चुकी होगी, तो उस पर मैंने बताया था कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जो हैं जब पद धारण करेंगे, यानी कि सदन के अध्यक्ष बन गए, उस समय अलग से शपथ नहीं लेंगे, शपथ ले लिए वो जब सदस्य बने थे तभी। समझ रहे हैं ना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अच्छा, नोट करने वाली कुछ और बातें हैं, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, लेकिन यहाँ से UPSC ने भी क्वेश्चन पूछे हैं और UP PCS में भी आए हैं, देखिए ध्यान से। 1921 में भारत के गवर्नर जनरल ने सच्चिदानंद सिन्हा को पहला उपाध्यक्ष नियुक्त किया था। ध्यान रखिएगा, ये नियुक्त हुए थे, कौन थे उपाध्यक्ष, ये सच्चिदानंद सिन्हा। 1925 में विट्ठल भाई जे पटेल को केंद्रीय विधानसभा का पहला निर्वाचित
निर्वाचित अध्यक्ष चुना गया था, जो पहले भारतीय थे इस पद पर आने वाले निर्वाचित। ठीक है ना। अच्छा, लोकसभा के नियमों के अंतर्गत अध्यक्ष सदस्यों में से 10 व्यक्तियों को सभापति तालिका के लिए नामांकित करता है। इसका क्या मतलब, आगे लिखा है, समझ में आ जाएगा। इनमें से कोई भी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद का पीठासीन अधिकारी हो सकता है। यही मैं कह रहा था कि कई बार आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति और बैठा है सीट पे, एक तालिका होती है, उसमें 10 लोगों का नाम शामिल होता है कि बाय चांस सदन का सत्र चल रहा है और अध्यक्ष महोदय कहीं गए हैं या उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो अटेंड नहीं कर सकते, तो उनकी जगह उपाध्यक्ष होंगे। अगर उपाध्यक्ष भी न रहें तो ये जो सूची बनी है इनमें से किसी भी व्यक्ति को कह दिया जाएगा कि अब आपका नंबर है, आइए बैठिए। ठीक है, और सदन की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। ये सारी बातें हो गई और इसी के साथ यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। संसद में 1-2 वीडियोज़ मैं और बनाऊंगा अलग अलग। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कुछ लोगों को लग सकता है कि ये कहाँ कहाँ से टॉपिक्स उठा रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि जिनको भी ये लग रहा है उन्होंने अभी बेसिक नहीं पढ़ा है। ये सीरीज़ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की है, तो मैं कहीं से भी कोई भी टॉपिक उठा सकता हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ वहीं पढ़ाना है जो एग्ज़ाम के नज़रिए से इम्पॉर्टेंट है। एक एक करके सीरियल वाइज चलेंगे तो बहुत लंबा भी चलेगा, टाइम भी ख़राब होगा और मैं जो देना चाहता हूँ दे भी नहीं पाऊँगा। ठीक है जी, तो ये सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज़ है, इसको अच्छे से तैयार करिए। यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, अभी जो हो रहा है इसमें भी और आगे एग्ज़ाम्स होंगे उसमें भी। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। आगे मिलते हैं, नमस्कार।